बच्चों, आज हम विषय E308 या शक्ति प्रणाली तृतीय या पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत जो अध्याय संख्या 6 चल रहा है, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल या वोल्टता एवं अक्रियाशील शक्ति का नियंत्रण, उसके दो टॉपिक्स बचे हुए थे। उन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक संख्या 6.6, टॉपिक 6.6 सीरीज कंपनसेटर। सीरीज कंपनसेटर यानी श्रेणी क्षतिपूरक। जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में भी जोड़े जाते हैं और शंट में भी जोड़े जाते हैं। शंट में तो हमने देखा था कि सामान्यतया पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए या वोल्टेज इम्प्रूवमेंट के लिए, एक्चुअली जब भी हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे उसके साथ साथ वोल्टेज भी इम्प्रूव होता है। तो शंट में सामान्य तौर पे कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं, लेकिन कई स्थानों पर सीरीज में भी कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है, जिससे कि ओवरऑल पावर, जो वोल्टेज, रिएक्टिव पावर और जो टोटल पावर जो ट्रांसमिट हो रही है उसमें भी सुधार हो सके। ये कम होता है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर सीरीज कैपेसिटर्स भी जोड़े जाते हैं। तो इन्हीं को सीरीज कंपनसेटर भी कहा जाता है या श्रेणी क्षतिपूरक भी कहा जाता है। तो जिन लाइनों के अंदर रिएक्टेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसका मान रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होता है या अधिक होता है, वहाँ पर संचरण लाइन के, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में एक धारित्र या कैपेसिटर का संयोजन किया जाता है। यानी आप ध्यान रखें कि जहाँ पर X/R रेशो हाई है, यानी रिएक्टेंस का मान रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा है, अधिक है, वहाँ पर श्रेणी क्रम में एक धारित्र का संयोजन किया जाता है। इस जिससे कि हम जो प्रेरणिक प्रतिघात है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके मान को कम कर देते हैं। इससे विभवपात, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है और इसके साथ साथ जो I इंटू जेड या I इंटू एक्स की हानियाँ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि जब x कम होगा तो z का मान भी कम हो जाएगा। और इससे शक्ति का संचरण भी अधिक होने लगता है। शक्ति का संचरण हम जानते हैं कि ये टोटल शक्ति का संचरण जो होता है वो P VS इंटू VR, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई X, जो रिएक्टेंस है। इस सूत्र से हम टोटल पावर जो ट्रांसमिट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज कैपेसिटर या सीरीज कंपनसेटर्स हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल दोनों में ही काम में आते हैं। किस प्रकार से, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि Z बराबर R प्लस JX, R बराबर Z बराबर R प्लस JX होता है, और वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R इंटू कॉस फाई R प्लस I इंटू R साइन फाई R होता है। यहाँ पे फाई R जो है ये पावर फैक्टर है रिसीविंग एंड का, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट के बीच का कोण जो है वो फाई R है। तो इसको अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रिसीविंग एंड पे वो IR कॉस फाई R प्लस IR साइन फाई R होगा। और जो टोटल पावर होगी वो VS, आपको पता है VS जो है वो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, VR रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, और X उसमें उसका रिएक्टेंस है। टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो X है। तो पावर जो होगी वो पावर होगी VS इंटू VR अपॉन X इंटू साइन डेल्टा, या डेल्टा जो है
रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज के बीच का कोण है। दोनों के बीच का कोण जो है वो डेल्टा है। तो उसको इस प्रकार से हम शक्ति जितनी संचरित हो रही है उसका मान हम निकाल सकते हैं, Vs इंटू वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। अब जब इसमें कोई सीरीज कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो Z का मान अब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। पहले तो था R प्लस जे एक्सएल, अब हो जाएगा R प्लस जे और ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी, यानी जो हमने कैपेसिटर जोड़ा उसका रिएक्टेंस कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसका मान पहले की तुलना में कम हो जाएगा। R प्लस जे ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी, तो इस तरीके से टोटल रिएक्टेंस इसका कम हो गया। उसी तरीके से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो I इंटू आर कॉस फाई आर, ये तो सेम है पहले की स्थिति में, लेकिन दूसरा पार्ट जो है I इंटू ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी इंटू साइन फाई आर, तो या पहले हमने x लिखा था उसकी जगह पे एक्सएल माइनस एक्सी, यानी जो टोटल रिएक्टेंस है उसका मान पहले की तुलना में कम हो गया। कम इसलिए हो गया कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का कुछ हिस्सा न्यूट्रलाइज हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो टोटल रिएक्टेंस का मान कम होता है, इसलिए इससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। और जो टोटल पावर जो ट्रांसमिट हो रही है Vs इंटू वी आर अपॉन पहले एक्सएल या एक्स था तो सारे एक्सएल ही था, तो एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, तो इससे टोटल पावर ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होता है इंटू साइन डेल्टा। साइन उस बाकी सब चीज़ें वो की वही रहेंगी, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पे आप एक्सएल माइनस एक्सी इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले एक्स जो है वो एक्सएल ही था क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था लाइन के अंदर उसको हमने न्यूट्रलाइज किया सीरीज में कैपेसिटर जोड़ के, तो ये जो है लाइन की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब भी हम धारित्र को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो सप्लाई की जाने वाली अक्रियाशील शक्ति जो होती है वो क्यूसी का मान हो जाएगा IC स्क्वायर इंटू एक्सी। तो IC जो है वो कैपेसिटर द्वारा सप्लाई की जाने वाली धारा है। अब ये चूंकि सीरीज में जोड़ रहे हैं तो IC और I टोटल करंट I सेम होगी, यानी इसको I स्क्वायर एक्सी भी लिख सकते हैं। तो नेट क्रियाशील शक्ति जो है उसका मान भी रिड्यूस हो गया, Q इज इक्वल टू QR माइनस QC, यानी QL माइनस QC। तो इस तरीके से हम अक्रियाशील शक्ति जो रिएक्टिव पावर होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि सीरीज कैपेसिटर्स के द्वारा हम किस प्रकार से रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप अगर कम हो रहा है तो नेचुरली वोल्टेज को हम कंट्रोल करके उसका मान इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि टोटल ट्रांसमिट पावर को भी हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, सीरीज में कैपेसिटर यदि हम जोड़ दें तो हम इसमें लाइन के अंदर जो टोटल पावर जो ट्रांसमिट हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है और रिएक्टिव पावर और वोल्टेज, इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको किस जगह पे जोड़ा जाए। एक्चुअली लाइन के इसको आपको सीरीज में जोड़ना है तो लाइन के मध्य इनको जनरली सब स्टेशंस पे या स्विचिंग स्टेशंस पर स्थापित किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो शंट कैपेसिटर्स हैं उनको अनअटेंडेड सब स्टेशंस पे या स्विचिंग स्टेशंस पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। ये थोड़ा सा शंट कैपेसिटर की तुलना में कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। इसकी जो सर्किटरी होती है, इसका जो ओवरऑल सिस्टम है, वो सिस्टम शंट कैपेसिटर की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। इसको हमेशा ऐसे जगह पे लगाया जाएगा जो अटेंडेड प्रकार के या जिनमें लोग जहाँ पे लगातार रहते हैं, अपने
पढ़ा होगा कि दोनों तरह के सब स्टेशन होते हैं, कुछ अटेंडेड प्रकार के होते हैं, कुछ अनअटेंडेड प्रकार के होते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति तभी आता है जब कोई फॉल्ट होता है, सामान्यतः वो वहाँ पे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप ही सब स्टेशन चलते रहते हैं। कुछ सब स्टेशन ऐसे होते हैं जिनमें अटेंडेंट होते हैं और उसमें लोग हमेशा रहते हैं। तो इस तरह के सीरीज कैपेसिटर्स को या सीरीज कंपनसेटर्स को उन्हीं सब स्टेशंस पे लगाया जाता है जो अटेंडेड प्रकार के सब स्टेशंस होते हैं। उसमें वोल्टेज को इम्प्रूव हो जाता है और जो फॉल्ट करंट है, टोटल फॉल्ट करंट का लेवल कम हो जाता है। दोनों ही फायदे हैं, वोल्टेज को इम्प्रूव इससे हम कर सकते हैं और जो फॉल्ट करंट है, टोटल जो सब स्टेशन की फॉल्ट करंट है, वो फॉल्ट करंट का मान कम हो जाता है। और इसको हमेशा अटेंडेड प्रकार के सब स्टेशंस या स्विचिंग स्टेशंस पे लगाना उचित होता है और वहीं पर इनको ज़्यादातर लगाया जाता है। अब इसमें हम वो देखते हैं कि सीरीज़ कैपेसिटर्स लगाने की प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन सी हैं। आप उनके नाम नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण है। पहला होता है सेल्फ स्पार्किंग गैप प्रकार की स्कीम के द्वारा सीरीज़ कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं, सेल्फ स्पार्किंग गैप। दूसरा है ट्रिगर्ड गैप वेरिएस्टर प्रोटेक्शन, ट्रिगर्ड गैप वेरिएस्टर प्रोटेक्शन, इसके द्वारा भी क्या सीरीज कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है। तीसरा है, वो तो था ट्रिगर्ड गैप वेरिएस्टर प्रोटेक्शन, तीसरा है वेरिएस्टर प्रोटेक्शन, तीसरा है वेरिएस्टर प्रोटेक्शन के द्वारा इस सिस्टम के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। चौथा है थायरिस्टर प्रोटेक्टेड सीरीज कैपेसिटर, थायरिस्टर के सहायता से सीरीज कैपेसिटर्स को लाइन में जोड़ा जाता है। तो ये 4 तरीके की प्रणाली या 4 तरीके के सिस्टम्स जनरली काम करते हैं जिनके द्वारा सिस्टम के अंदर इनको जोड़ा जाता है। अब ये तो हुआ सीरीज कैपेसिटर्स की बात, ये था टॉपिक संख्या 6.6। इसमें एक लास्ट टॉपिक में थोड़ी सी चीज़ बच गई थी, जो हमने एसवीसी पढ़े थे। तो एसवीसी के लाभ हानि ये किस तरह से काम करते हैं वो सब तो हमने पढ़ लिया था। इसमें एक टॉपिक और बचा है, एसवीसी के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एसवीसी। तो एसवीसी यानी स्टैटिक वार कंट्रोल, वार मतलब VAR, वार रिएक्टिव पावर के लिए यूज़ होता है। स्टैटिक वार, VAR वार यानी रिएक्टिव पावर के एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये पावर की क्वालिटी बढ़ाने में काम में आता है, पावर की क्वालिटी बढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और एसवीसी के द्वारा वोल्टेज को रेगुलेट भी करते हैं, वोल्टेज के रेगुलेशन में काम आता है और शक्ति गुणवत्ता को बढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो बड़े औद्योगिक भार होते हैं, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोड ज़्यादा है और लैगिंग लोड ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए एसवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो एसवीसी का प्रयोग हमेशा इंडस्ट्रियल लोड, जो अधिक लोड होता है, उसके बिल्कुल निकट किया जाता है। एसवीसी का प्रयोग हमेशा लोड के बिल्कुल निकट किया जाता है। तीसरा ये है कि ये वोल्टेज तो बढ़ाता ही है, लेकिन वोल्टेज के साथ साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व होता है सिस्टम का, जो स्थायित्व है या सिस्टम की स्टेबिलिटी है, उसको भी सुधारता है। चौथा इसका एप्लीकेशन है कि जहाँ पर लोड में बहुत तेज़ी से परिवर्तन, कुछ इस तरीके के लोड होते हैं जिनमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि आर्क भट्टियाँ होती हैं। आर्क भट्टी में जब आर्क होती है तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, जब आर्क ख़त्म हो जाती है तो बहुत कम लोड हो जाता है। तो इसमें लोड का बहुत तेज़ी से वेरिएशन होता रहता है। तो जहाँ पे लोड का बहुत अधिक वेरिएशन हो और बहुत तेज़ी से वेरिएशन हो, ऐसी जगह पे एसवीसी का प्रयोग किया जाता है।
एक्चुअली जिन जगह पे हम ये कह सकते हैं या वोल्टेज फ्लिकर की समस्या आती है, एकदम से वोल्टेज कम होता है, एकदम से वोल्टेज बढ़ता है, ऐसी फ्लिकर की स्थिति को टैकल करने के लिए एसवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने ये 6.6 और 6.13 जो टॉपिक्स थे उनका अध्ययन किया। अब हमारे चैप्टर वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल या वोल्टेज और अक्रियाशील शक्ति का नियंत्रण ये समाप्त होता है। अगली बार हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।